क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम एक बाइक को पुश करते हैं तो वो फास्ट मूव करती है, लेकिन अगर हम कार को पुश करें तो वो स्लोली मूव करती है। यहाँ पर हम बाइक और कार पे सेम फोर्स लगा रहे हैं, बट रिज़ल्ट डिफरेंट आ रहा है। यही समझाएगा हमें न्यूटन का सेकंड लॉ। तो चलिए अब हम समझते हैं कि न्यूटन का सेकंड लॉ कहता क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली proportional to external force applied on it। सबसे पहले हम समझेंगे कि लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी बॉडी जिसका मास m है वो स्ट्रेट लाइन में कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है। मतलब हम सिंपल शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि वो बॉडी कितनी तेज़ी से मूव कर रही है, और वो उतनी ज़्यादा तेज़ मूव करेगी जितना ज़्यादा हम उस पर फोर्स लगाते जाएंगे। तो चलिए अब हम इस लॉ का फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं। लेट m बी दी मास ऑफ बॉडी, v इज़ दी वेलोसिटी ऑफ बॉडी, देन इट्स लीनियर मोमेंटम is given by p is equal to mass into velocity। Let F be the external force applied on body and delta p is small change in linear momentum in small time delta t। Therefore rate of change of linear momentum is equal to delta p by delta t। Now, according to Newton's second law, force is directly proportional to rate of change of momentum। तो यहाँ पर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम यहाँ पर एक कांस्टेंट k को इंट्रोड्यूस करेंगे। देखो, अगर यहाँ पर डेल्टा t 0 को अप्रोच करे तो यह डेल्टा p बाई डेल्टा t dp बाई dt बन जाएगा। नाउ फोर्स इज इक्वल टू k इंटू डी पी बाई डी टी। जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पर p की वैल्यू होती है मास इंटू वेलोसिटी। तो हम यहाँ पर p की वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ पर मास ऑफ बॉडी कांस्टेंट है, मतलब मास कभी भी चेंज नहीं करता, बट वेलोसिटी चेंज कर सकती है। इसलिए हम मास को बाहर ले आएंगे और यहाँ पर हमारा बन जाएगा dv बाई dt। और हमें काइनेमेटिक्स के अकॉर्डिंग पता है कि dv बाई dt होता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा फोर्स इज इक्वल टू k इंटू एम ए। अब SI सिस्टम में k की वैल्यू को हम 1 कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यही फॉर्मूला है न्यूटन सेकंड लॉ का, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A इज़ इक्वल टू एफ बाई एम। यहाँ से हमें दो चीज़ों का पता लगता है कि जो एक्सेलरेशन है वो फोर्स के प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतनी ज़्यादा बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और जितना कम फोर्स होगा उतनी कम एक्सेलरेशन होगी। दूसरा पॉइंट कि जो एक्सेलरेशन है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज़्यादा मास उतनी कम एक्सेलरेशन, और जितना कम मास उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन। जैसा कि आपको पता है कि हमने स्टार्टिंग में बाइक और कार की एग्जाम्पल ली थी, तो चलिए अब हम इसको मैथमेटिकली समझते हैं
कि यह कहना क्या चाह रहे हैं। समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि हमारे पास एक बाइक और एक कार है। बाइक का मास है 50 kg और कार का मास है 500 kg। दोनों पे मैं सेम फोर्स लगा रहा हूँ 100 न्यूटन की। सबसे पहले हम देखते हैं बाइक का। जब हम बाइक की एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास आती है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जब हम कार की एक्सेलरेशन को फाइंड करते हैं तो हमारे पास आता है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पर बाइक का मास कम है तो उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा है, और कार का मास ज़्यादा है और उसकी एक्सेलरेशन कम है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जो एक्सेलरेशन है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगी, और अगर मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। इसलिए बाइक तेज़ी से मूव करती है एज़ कंपेयर टू कार। तो अगर अगली बार आप किसी भारी चीज़ को मूव करने में मेहनत कर रहे हैं तो अपने आप को ब्लेम मत कीजिए। आप ब्लेम कीजिए कि उसका मास ज़्यादा है। तो यही है न्यूटन्स सेकंड लॉ इन रियल लाइफ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।